प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। बच्चों, मैं विकास सर, जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पहले लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया है उस लेसन से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे। बच्चों, हम आ गए फिर से इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चनों को लेकर के जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हम लोग पहला जो लेसन पढ़ रहे थे वो लेसन था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। इस लेसन में बच्चों इस लेसन को हमने आपको पूरा रिवाइज कराया था कि इस लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया भी था। और इसी लेसन से बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सभी लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करिए, लाइक भी करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों का इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लेसन से जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन को हमने आपको लेसन के टाइम पे भी बताया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, हमने आप लोग को विस्थापन के नाम से पढ़ाया था, तो आपके बोर्ड पेपर में इसको प्रतिस्थापन के नाम से पूछा है। तो प्रतिस्थापन कहिए चाहे विस्थापन कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें इस अभिक्रिया में होता क्या था कि इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के विलयन से उसको विस्थापित कर देगा और अपना विलयन बना लेता है। जिससे एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन हो और कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक डाल दें, जिंक एक धातु होता है, कॉपर भी धातु है, तो कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर धातु का विलयन है और इस विलयन में अगर हम जिंक डाल देते हैं, जिंक धातु डाल देते हैं, तो ये अभिक्रिया होता है। जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपना विलयन बना लेता है, मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर विस्थापित हो गया तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। बच्चों, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन को अगर हम या आयरन सल्फेट का विलयन है, आयरन सल्फेट का विलयन है और इसके विलयन में अगर हम सोडियम डाल दें, आयरन सल्फेट के विलयन में अगर हम सोडियम डाल दें बच्चों, तो सोडियम जैसे ही धातु है, सोडियम भी धातु है, सोडियम जाएगा और यहाँ से आयरन को विस्थापित कर देगा, तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस आयरन अलग हो जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चों, शुरू में आयरन के साथ सल्फेट था, सल्फेट के साथ आयरन था और जो उत्पाद बना है उत्पाद में सल्फेट के साथ सोडियम है, आयरन बाहर निकल गया है। इसका मतलब है कि सोडियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है, सोडियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है और सोडियम सल्फेट अपना खुद का विलयन बना लिया है, आयरन विस्थापित हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो आया है, तो दूसरा क्वेश्चन है संकलन अभिक्रिया क्या होता है। बच्चों, संकलन अभिक्रिया हमने इसको भी आपको लोग पढ़ाया है, बस आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में है वो नाम अलग अलग दिया हुआ है। आप लोग इसको भी देखिए कि अभिक्रिया क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन था वो है संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या इसी का बच्चों दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया नाम है बच्चों। जैसा संकलन मतलब होता है संगठित होना, जुड़ जाना, और योगात्मक का भी मतलब यही होता है जुड़ जाना।
तो संकलन कहे या फिर योगात्मक कहे, बात एक ही है। तो संकलन अभिक्रिया के नाम से एक बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है, योगात्मक के नाम से भी पूछा हुआ है, लेकिन कुछ पेपर में आपको देखेंगे कभी कभी ये इस नाम से भी पूछ देता है। तो इस नाम से जब पूछे तो योगात्मक अभिक्रिया हमने बच्चों आपको बताया है क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया बच्चों जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं। दो पदार्थ आपस में जुड़ करके जब एक नया पदार्थ बना देते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सोडियम है, सोडियम के साथ अगर हम Cl को अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम के साथ क्लोरीन जो कि जुड़ गया है, सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ गया है तो बन गया है NaCl। आप देख रहे हैं एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है। जब दोनों पदार्थ आपस में जुड़ जा रहे हैं तो एक नया पदार्थ बना रहे हैं, और जुड़ करके एक ही नया पदार्थ बना रहे हैं। इसे ही हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, तो जैसे N2 होता है और H2 होता है, और दोनों जब जुड़ जाते हैं तो NH3 अमोनिया बन जाता है। तो दो पदार्थ अलग अलग थे, दोनों जब जुड़ गए तो जुड़ करके एक नया पदार्थ बना लिए जिसको हम अमोनिया कहते हैं। तो जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके कोई एक तीसरा नया पदार्थ बना लेते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने आपको बताया था, जिसको हम ऑक्सीकरण अपचयन के नाम से भी जानते हैं, उसी का वही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने बताया था कि इसमें ऑक्सीकरण कब कब होता है, तो इसमें आपको मिलेगा ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, या इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं ऐसे अभिक्रियाओं में। तो देखिए जिसका हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम कह सकते हैं। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, हमने आपको बताया था कि ये जिंक होता है, जिंक है, ऑक्साइड है, इसके साथ जब हम कार्बन की क्रिया कराते हैं तो बनता है Zn+CO। बच्चों ये तो विक्रिया जो हमने पहले वीडियो में आपको भी बताया है। देखिए इसमें जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ने जब कार्बन के साथ क्रिया किया तो जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड, देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन के साथ नहीं है, लेकिन उत्पाद में जिंक का कार्बन अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है। तो जिंक का ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। और बताया था हम लोग जिंक के साथ ऑक्सीजन था, इसके पास से ऑक्सीजन चला गया बन तो जिंक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। तो जिंक का यहाँ अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों, यही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें जब हमें दिखाना होगा तो हम इसको अपचयन को नहीं दिखाएंगे जहाँ हमें बोर्ड, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया केवल लिखिए, तो हम केवल इसके ऑक्सीकरण को ही दिखाएंगे। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे जुड़ गया, मतलब ये क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ ये ऑक्सीकरण की प्रोसेस हो रही है। तो जैसे देखिए बच्चों कि ये एक अल्कोहल है बच्चों, अल्कोहल है, इसका क्रिया जब हमने ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अल्कोहल का क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये बना लेता है बच्चों C2, सॉरी ऐसे लिखिए इसको कि CH3 और CHO। बच्चों यहाँ
जब इसको आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसको इस तरीके से लिखा जाता है CH3CH2OH, CH3CH2OH। और इसको ये देखिए किस रूप में बदल जा रहा है, यहाँ पे ये CH3CHO के रूप में बदल जा रहा है। बच्चों यहाँ पे देखिए जो दूसरा नंबर वाला कार्बन है इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो हाइड्रोजन के निकलने को बच्चों भी हमने बताया कि हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसलिए यहाँ भी इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है। बच्चों इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल नाम है, एथिल अल्कोहल है। इसका जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो एक एल्डिहाइड बन रहा है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ तो एसिटल्डिहाइड बन गया है। बच्चों यहाँ भी एक ऑक्सीकरण का ही प्रोसेस चल रहा है। तो ये एकदम सिंपल था और ये इससे थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये भी एकदम सिंपल समझने लायक है। जहाँ पे हमने अभी यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ बताया था, यहाँ पे हमने आपको हाइड्रोजन के जुड़ने के साथ बताया कि जब हाइड्रोजन निकल जाता है तब भी ऑक्सीकरण का प्रोसेस होता है, उसको हम इस माध्यम से देख रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा अभी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, हमने पहले भी बताया है और यहाँ पर फिर से हमने बता दिया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब बढ़ते अपने अगले अभिक्रिया की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है जो हमसे पूछा गया है बच्चों एग्जाम में, तो अगला क्वेश्चन जो आप लोग से पूछा जाता है, इस लेसन से पूछा गया है, वो है दहन अभिक्रिया क्या होती है। दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि शायद हम लोगों ने अभी इसके पहले नहीं देखा था, लेकिन इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने जरूर देखा था। दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया बच्चों ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा निकलती हो, पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा निकलती हो तो उसे हम बोलते हैं दहन अभिक्रिया। तो दहन का नाम, दहन का मतलब ये है कि जलाना। तो जब पदार्थ को जलाया जाता है तो उस जलाने पर जो ऊष्मा निकलती है उसे ही हम बोलते हैं दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मेथेन है। मेथेन को जब जलाया जाता है, मेथेन को जब जलाया जाता है तो मेथेन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और प्लस ऊष्मा निकलती है। बच्चों इस चीज़ को हम लोगों ने देखा था, किसी और का भी एग्जाम्पल था इस ऊष्मा के रूप में, लेकिन यहाँ हमसे दहन पूछा है। दहन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जलाना। तो मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है, जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकलता है। इसे ही कहते हैं दहन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों इसे ही दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है इसका कि मेथेन को जला दिया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया, साथ में ऊष्मा निकली है। इसे ही हम बोलते हैं दहन अभिक्रिया। और जो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो है समीकरण को संतुलित करना है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, समीकरण को संतुलित कीजिए, समीकरण को संतुलित कीजिए। तो समीकरण आपको बच्चों दिया हुआ है Zn प्लस AgNO3, ये बना रहा है ZnNO3 का ट्वाइस प्लस Ag। बच्चों इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया है, एक समीकरण है, इसको संतुलित करने के लिए दिया हुआ है। बच्चों हमने आपको इसके पहले भी इस अभिक्रियाओं को संतुलित करना हमने बताया हुआ था पहले के वीडियो में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पीछे के वीडियो को जाकर, चैनल पर जा करके पीछे के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको इस ऐसे अभिक्रियाओं को संतुलित करना बताया हुआ है। यहाँ हम फिर से देखेंगे तो हम एक एक परमाणु को कैसे करते हैं बच्चों। तो पहले एक एक परमाणु को बराबर करते हैं। इधर एक जिंक है, इधर भी देख लीजिए कितने जिंक हैं, तो एक जिंक है। इधर एक सिल्वर है, इधर भी एक सिल्वर है, दोनों बराबर थे। लेकिन बच्चों इधर देखिए, इधर NO3, इस पूरे को देखिए साथ में, पूरा NO3 कितना है, एक है।
जबकि यहाँ NO3 कितना है बच्चों, तो 2 है, तो इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर भी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे 2 लगा देंगे। बच्चों ने बताया था पहले कि हम पीछे कभी भी 2 नहीं लगाएंगे, जब भी हमें लगाना होगा तो हम आगे के मोलों की संख्या को बढ़ाते हैं। तो हमने मोलों की संख्या को बढ़ा दिया जिससे कि 2 हो गया। अब जैसे ही इसको 2 किया हमने बच्चों, तो NO3 तो 2 हो गया, लेकिन इधर Ag 2 बढ़ गया, Ag 2 बढ़ गया। और जब Ag 2 बढ़ गया तो अब इधर Ag कितना है, तो इधर Ag 1 है, तो इधर भी अब Ag की संख्या को बढ़ा देंगे और 2 कर देंगे। तो बच्चों देखिए इसमें आप देखिए कि जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर Ag 2 है, इधर भी Ag 2 है, इधर NO3 2 है और इधर भी NO3 2 है। मतलब दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। मतलब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, हो गया है। अब बच्चों एक और अभिक्रिया दिया हुआ है, मैग्नीशियम है और HCl है। ये क्रिया करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो इसमें देख सकते हैं बच्चों, इस अभिक्रिया में हम अब सब संतुलित करने जाएंगे तो एक एक परमाणु को करिए। मैग्नीशियम 1 है, इस साइड मैग्नीशियम 1 है, इधर हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। जब इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 1 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चों, 2 लगा देंगे, तो हमारा 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। इधर अब क्लोरीन बच्चों 2 है और इधर भी क्लोरीन 2 है। मतलब ये एक अब 2, इसके सारे परमाणु बराबर हो गए। मतलब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण बच्चों हमने आपको बताया है, काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। पिछले के वीडियो में हमने आपको अच्छे से बता दिया। यहाँ हम लोग फिर से करेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है बच्चों कि जब अम्ल और क्षार, अम्ल जैसे HCl और क्षार जैसे NaOH जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है प्लस जल बनता है। इसे ही बच्चों कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया से जब लवण और जल बनता है तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। H2SO4 प्लस KOH ले लीजिए। जब ये क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा K2SO4 प्लस 2H2O। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, अम्ल है, ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और क्षार जब क्रिया कर रहे हैं तो ये लवण बन रहा है और जल बन रहा है। तो ये अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा लवण और जल बनने की जो अभिक्रिया होती है उसे ही हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो अभी ये क्रिया समझ में आया। तो अगर हम अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हमसे पूछा हुआ है एक अभिक्रिया दे करके 2PbO प्लस C ये बना रहा है 2Pb प्लस CO। और हमसे पूछा है कि इसमें कौन अपचयित हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है। अपचयित हो रहा है मतलब बच्चों कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ये एक ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया का समीकरण है। इसमें पूछ रहा है कि किसका अपचयन हो रहा है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में। तो आप लोग खुद इसको अपने से भी अब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बताएंगे। अभी देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि जब किसी के पास से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीजन निकल जाए तो वहाँ अपचयन होता है।
अब ऑक्सीजन निकल जाए तो अपचयन होता है। यहाँ देखिए बच्चों, Pb के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ Pb के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब इसका ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो Pb का क्या हो गया? Pb का अपचयन हो गया। Pb का अपचयन हो गया। Pb मतलब लेड होता है। लेड के पास से यहाँ पहले ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन नहीं है। अभी ऑक्सीजन था, अभी नहीं, प्रोडक्ट उत्पाद में नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन जा रहा है तो इसका अपचयन हो गया। आइए बच्चों, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो इस लेसन से सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्षारण क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। संक्षारण क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो संक्षारण के बारे में पूछा गया है। संक्षारण क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का नष्ट होना। किसी भी पदार्थ का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जब कोई पदार्थ नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है हवा में, पानी की वजह से, जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे कि आप लोगों ने हम बताया था कि लोहा है, लोहा को अब हवा और पानी में रखेंगे तो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, लोहे पे जंग लगेगा और वो जंग लगने से धीरे धीरे लोहा ख़त्म हो जाएगा। जब धीरे धीरे ये लोहा ख़त्म हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। ये लोहे का संक्षारण है। इसी तरह हमने आपको धातु भी बताया था, कैसे कॉपर होता है, तांबा, वो भी उस पर भी धीरे धीरे काला पड़ जाता है या हरा हो जाता है। तो धीरे धीरे ये काला या हरा होना उसका क्या होता है? वो संक्षारण होता है। वो धीरे धीरे, इसका मतलब वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो इसके बचने के क्या उपाय हैं बच्चों, ये भी हमने आपको बताया था। इससे बचने के लिए आप क्या कर लेते हैं, तो हम लोग अगर लोहे को बचाना है तो हम क्या करते हैं, तो हम उस पर पेंट लगा देते हैं, उस पर तेल लगाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, उस पर कलई कर देते हैं। तो इसके बचने के लिए हम उस पर तेल लगा देते हैं, कलई करते हैं, ग्रीस लगाते हैं या फिर पेंट लगा देते हैं या फिर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं या धातु की परत चढ़ा देते हैं। तो इन सब विधियों का प्रयोग करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। और आपका क्वेश्चन यही था कि संक्षारण क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो संक्षारण किसी भी पदार्थ का नष्ट होना या क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। इससे बचने के लिए हम तेल, कलई, ग्रीस, पेंट या धातु की परत चढ़ा करके बचे जा सकता है इस संक्षारण से। बच्चों, इस जितने आपने अभी आप क्वेश्चन ने देखा, जितने आप लोगों ने कोई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पहले लेसन के हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस लेसन से पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो पहले के पेपर हुए हैं, पिछले सालों में जो बोर्ड का पेपर हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसका हमने अभी आपको सॉल्यूशन बताया कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, जितने भी लोग पहले नए हैं हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि और भी बच्चों का तैयारी अच्छे से हो सके। बच्चों, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।